आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें धान की फसल में जिंक का इस्तेमाल करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन सी खाद के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अगर करते हैं तो कितने दिन के बाद हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लक्षण क्या होते हैं, कमी के लक्षण क्या होते हैं, साथ ही साथ क्या लाभ होते हैं, पूरी जानकारी आपको इस संबंध में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आज की वीडियो बहुत खास आपके लिए होने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि धान में अगर जिंक की कमी हो जाती है तो इसके लक्षण क्या हो जाते हैं। तो जैसा कि बहुत सारे किसान भाइयों को पता ही होगा, जब धान की फसल में जिंक की कमी हो जाती है तो आपके पौधे छोटे रह जाते हैं, उनकी जड़ों का विकास सही से नहीं हो पाता है, पौधे में बालियां सही से नहीं बन पाती हैं, अगर बन भी पाती हैं तो बालियों में दानों की संख्या काफ़ी कम रह जाती है। आपके धान में खैरा नामक बीमारी भी लग जाती है, खैरा रोग लग जाता है, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दी है, तो उसके ऊपर आज हम ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले। तो ये रहे कुछ खास लक्षण जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी फसल में जिंक की कमी हो गई है। धान में आपको पीलापन भी नज़र आता है, सामान्यतः पौधे आपके छोटे रह जाते हैं। धान की फसल में जो इसकी कमी के लक्षण होते हैं, जिंक की कमी के लक्षण होते हैं, वो रोपाई से लेकर कभी भी आपको दिखाई दे सकते हैं। नर्सरी अवस्था में भी आपको इसके जो लक्षण होते हैं वो दिखाई दे जाते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि हमें धान में जिंक का प्रयोग कब करना चाहिए, कितने माध्यम से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 तरीके आपको बताने वाला हूँ। धान में आप जिंक का प्रयोग 3 तरह से कर सकते हैं। पहला, जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उसकी अंतिम जुताई करते समय आपको देना चाहिए। दूसरा तरीका होता है रोपाई करने के बाद, जब आप यूरिया की पहली टॉप ड्रेसिंग करते हैं उस समय दे सकते हैं, या फिर दूसरी टॉप ड्रेसिंग में भी दे सकते हैं। तीसरा तरीका होता है स्प्रे करके आप अपने धान की फसल में इसकी कमी को दूर कर सकते हैं। तीनों तरीके अच्छे होते हैं, लेकिन जो तीसरा तरीका है स्प्रे वाला, वो काफ़ी जल्दी काम करता है। बाकी जो 2 तरीके हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों तक आपकी फसल में बने रहते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप अपनी फसल में जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं मात्रा के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हम 3 जिंक के बारे में आपको बताने वाले हैं। पहला है मोनो जिंक 33% वाले, जिसमें 15% सल्फर भी पाया जाता है, जिसको हम जिंक सल्फेट नाम से जानते हैं। दूसरा जिंक आता है 21% वाला, जिसमें 21% जिंक पाया जाता है। तीसरा जिंक आता है EDTA जिंक यानी जिलेटेड जिंक, इसमें 12% जिंक पाया जाता है, जिसका हम इस्तेमाल ज़्यादातर स्प्रे के रूप में करते हैं। तो तीनों जिंक की हम यहाँ पे मात्रा भी आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम मोनो जिंक की बात करें 33% वाली, तो उसकी मात्रा आपको लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़। जो हमारी जिंक है 21% वाली, इसकी मात्रा लेनी है आपको 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़। और जो हमारी तीसरी जिंक है EDTA जिंक जिलेटेड जिंक, इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 से 150 ग्राम प्रति 3 किलोग्राम। आपको इसके साथ यूरिया मिला देना है। उसके साथ आप प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं मोनो जिंक 33% वाली का स्प्रे करना, तो उसका भी आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको लेना है 750 ग्राम मात्रा आपको लेनी है। मोनो जिंक जो आती है जिंक सल्फेट 33% वाली, इसकी 750 ग्राम मात्रा प्रति 3 किलोग्राम यूरिया के साथ या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं। जो हमारी दूसरी जिंक है 21% वाली, उसका भी आप स्प्रे के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 किलोग्राम मात्रा लेनी है प्रति 3 किलोग्राम यूरिया के साथ मिला के आपको इसका भी स्प्रे करना होता है, या फिर बुझे हुए चूने के पानी के साथ आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, जिंक का आपकी फसल पे काफ़ी महत्व होता है, काफ़ी काम करता है आपकी फसल में। जिंक की कमी से बहुत सारे लक्षण मैंने पहले ही बता दिए। जिंक के जो अगर हम काम के बारे में जानें तो पौधे की वृद्धि को निर्धारित करने वाले जो इंडोल एसिडिक अम्ल होते हैं, उनके हार्मोन के निर्माण में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके पौधे की वृद्धि काफ़ी तेज़ी से हो पाती है। जो क्लोरोफिल बनता है, जिससे पत्तियां हरी भरी रहती हैं, उसके निर्माण में भी काफ़ी सहायता प्रदान करता है, जिससे आपके पत्ते हरे भरे रहते हैं। साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में भी काफ़ी मदद करता है। इसके साथ सबसे अच्छा काम होता है इसका नाइट्रोजन के पाचन में मदद करना। जो हम अपनी फसल में यूरिया खाद देते हैं उसके पाचन में भी जिंक सल्फेट काफ़ी मदद करता है, जिंक काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए हमें जिंक का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपकी फसल में जिंक की कमी है तो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले साल जिंक का इस्तेमाल किया है तो इस साल आपको जिंक सल्फेट या फिर जिंक का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये 2 साल तक आपकी फसल पे आसानी से बना रहता है, आपके खेत की मिट्टी में रहता है। लेकिन अगर आपके वहाँ पे पानी ना भरा रहता हो, अगर आपकी फसल आपके जहाँ बुआई करते हैं वहाँ पे पानी भरा रहता है, तो वहाँ पे आपको हर साल इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं सावधानियों के बारे में, या फिर जो हम गलतियाँ अपनी फसल में कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, जिंक का कभी भी आपको, यानी जिंक सल्फेट हो चाहे जो भी जिंक हो, किसी भी प्रकार के जिंक का इस्तेमाल आपको फास्फोरस खाद के साथ नहीं करना है। अगर आप इसके साथ करते हैं तो आपकी फसल पे काफ़ी नुकसान होता है। ये दोनों खादें आपस में मिलकर रिएक्शन करती हैं, जिससे एक नया तत्व बन जाता है जिसका नाम होता है जिंक फास्फेट। और जब आपकी फसल में जिंक फास्फेट तत्व बन जाता है तब आपका ना तो जिंक काम करता है ना ही फास्फोरस, दोनों खादें बेकार हो जाती हैं, पौधे को नहीं मिल पाती। इसलिए आप देखते होंगे आपने रोपाई कर दी, उसके बाद में सारी खादें दे दी, फिर भी आपका पौधा सही से ग्रो नहीं कर पाता है। तो यही कारण होता है। दोनों के बीच में कम से कम आपको 20 से 25 दिन का अंतर रखना चाहिए। वैसे तो
30 दिन का अंतर आपको रखना चाहिए तो काफ़ी बेहतर काम करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो SRG खेती चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।